बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम एक नए चैप्टर प्रत्यास्था के बारे में आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का पहला टॉपिक है वह है विरूपक बल। तो विरूपक बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसी के बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तब वस्तु के आकार अथवा रूप अथवा दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करने वाले बल को ही विरूपक बल कहते हैं। हमने कहा कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तब वस्तु के आकार अथवा रूप अथवा दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के आकार अथवा रूप में ही परिवर्तन करने वाले बल को ही विरूपक बल कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए एक स्प्रिंग एक कोई वस्तु है और जब इस वस्तु पर जब हम नीचे की ओर बल लगाते हैं, थोड़ा से बल लगाते हैं, तो इसके आकार और रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके आकार और रूप में परिवर्तन करने वाले बल को ही विरूपक बल कहते हैं। तो यही है विरूपक बल। अगला टॉपिक इसी से संबंधित जो है वह है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो होता क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को ही प्रत्यास्था कहते हैं। हमने कहा कि किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु में विरूपक बल द्वारा उत्पन्न वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करती है वही प्रत्यास्था कहलाती है। जैसे अगर ये वस्तु है, इस वस्तु पर जब हम विरूपक बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो इसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन होता है। तो इस वस्तु का वह गुण जो इसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन करने का विरोध करता है, जब आप इसको खींचते हो, थोड़ा सा इसे खींचोगे तो इसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस परिवर्तन का विरोध भी होता है। तो इस वस्तु का वह गुण जो उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन करने का विरोध करता है उसी को प्रत्यास्था कहते हैं। अगला टॉपिक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं तो ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा लेने पर वह पुनः पूर्णतः अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती हैं, ऐसी वस्तुओं को ही पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाते हैं तो जैसे मैंने अभी कहा कि उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन होता है, फिर बाह्य बल हटा लेते हैं तो वस्तु जो है वह पूर्णतः अपनी पूर्व अवस्था को, यदि पूर्णतः पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो जो वस्तु पूर्णतः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, ऐसी वस्तुओं को ही हम
पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज और हाथी दांत। क्वार्ट्ज और हाथी दांत ये जो है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को भी लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ जो है वह माना गया है। जैसे स्प्रिंग पर अगर हम थोड़ा से बल लगाते हैं और जब उस बल को हटा लेते हैं तो वह स्प्रिंग जो है पुनः अपनी पूर्व अवस्था को लगभग पूर्णतः प्राप्त कर लेती है। लेकिन अगर पूरी तरह से कहा जाए कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी हैं, तो क्वार्ट्ज और हाथी दांत जो है वह पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, और जो स्प्रिंग है यह भी लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। अगला टॉपिक जो है वह है पूर्ण अप्रत्यास्थ। पूर्ण अप्रत्यास्थ अथवा पूर्ण सुघट्य अथवा पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं चाहे आप पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहिए, चाहे पूर्ण सुघट्य वस्तुएं कहिए, और चाहे पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहिए। ठीक इसी तरह से जैसे अभी हमने पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में बताया, ठीक इसी तरह से पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा लेने पर, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा लेने पर जरा सा भी अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटती हैं, ऐसी वस्तुएं जो है वह पूर्ण अप्रत्यास्थ अथवा पूर्ण सुघट्य अथवा पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोम, गीली मिट्टी और इसके अतिरिक्त जो है पिघला हुआ कांच जो है, पिघला हुआ कांच, यह भी जो है पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुओं की ही श्रेणी में आता है। जो मोम और गीली मिट्टी है यह पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। अगर गीली मिट्टी है, जब गीली मिट्टी पर हम थोड़ा से बल लगाते हैं, थोड़ा से दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब उस हम बल को हटा देते हैं तो वह गीली मिट्टी अपनी पूर्व अवस्था में जरा सा भी वापस नहीं लौटती है। तो ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा लेने पर जरा सा भी अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटती हैं, ऐसी वस्तुओं को ही पूर्ण अप्रत्यास्थ अथवा पूर्ण सुघट्य वस्तुएं कहते हैं। जैसे मोम और गीली मिट्टी, इसके अतिरिक्त पिघला हुआ कांच जो है वह भी लगभग पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुओं की ही श्रेणी में आता है। तो ये है पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं। अब इसके आगे इसी चैप्टर से संबंधित जो अगला टॉपिक है वह है प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा होता क्या है कि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा
जो कि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु के प्रत्यास्था का गुण नष्ट नहीं होता है, वही जो है प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। जब उस वस्तु पर विरूपक बल के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस विरूपक बल को जब हम हटा लेते हैं तो वस्तु जो है अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट कर नहीं आती है। आप उदाहरण के लिए यही देखिए, जो स्प्रिंग है, अगर ये लटकी हुई स्प्रिंग है और जब इस लटकी हुई स्प्रिंग पर जब हम अगर नीचे की ओर भार लटकाते हैं, थोड़ा से लटकाते हैं, तो इसके आकार में थोड़ा से परिवर्तन होता है, और थोड़ा से जब भार को बढ़ाते हैं तब भी परिवर्तन होता है। तो एक सीमा तक तो इसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उस भार के मान को बढ़ा देते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस भार को हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटती है। कहने का मतलब एक सीमा तक तो जब हम भार को या बल को जब बढ़ाते जाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता जाता है, और भार या बल को हटा लेते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। लेकिन एक सीमा के बाद अगर हम भार को बढ़ाते हैं तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटकर नहीं आती है। तो जिस सीमा तक उस भार या बल को बढ़ाने पर और उसके बाद उसको हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है, उसी सीमा को ही प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। अगला टॉपिक प्रतिबल। प्रतिबल तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। यदि आंतरिक प्रतिक्रिया बल F और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो उस दशा में प्रतिबल बराबर क्या होगा? आंतरिक प्रतिक्रिया बल और बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर F/A, अर्थात प्रतिबल बराबर F/A। अब जहाँ तक इसके मात्रक की बात है तो मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रतिबल बराबर F/A। F जो है आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, इसका मतलब बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन, और A जो है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं अथवा पास्कल। तो जो प्रतिबल है, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। और इसका जो बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र वो होता है mL की घात -1 और T की घात -2। इस बीमी सूत्र को निकाला जा सकता है। आप इस फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में एक चैप्टर है बीमी विश्लेषण, वहाँ पर आप पढ़ोगे। तो
पाओगे कि प्रतिबल का जो बीमीय सूत्र है वह mL⁻⁻1 और T⁻²। एक बड़े ब्रैकेट के अंदर जब इसको हम बंद कर देते हैं तो यही जो है इस राशि प्रतिबल का बीमीय सूत्र कहलाता है। तो हमने कहा कि साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। यदि आंतरिक प्रतिक्रिया बल F और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो उस दशा में प्रतिबल बराबर F/A। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है और इसका बीमीय सूत्र mL⁻⁻1 और T⁻² होता है। अब इसी क्रम में जो है आप अगला टॉपिक देखेंगे वह है प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आप ऐसे जो हमें देखिए एक संरचना बना रहे हैं, आप इसी की मदद से देखिए। जैसे अगर एक प्रतिबल है तो यह प्रतिबल दो प्रकार का, जैसे मैंने कहा कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो एक हो गया यहाँ पर आपका अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल और इसका जो दूसरा प्रकार है वह है स्पर्शरेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल। तो प्रतिबल इसके दो प्रकार, एक अभिलंब प्रतिबल और दूसरा जो है स्पर्शरेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल। जो अभिलंब प्रतिबल है यह भी दो प्रकार का होता है। ये अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार का होता है। नंबर एक यहाँ पे आप कह सकते हो अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और दूसरा जो प्रकार है वह है आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल। और जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है यह भी दो प्रकार का होता है। तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल। और इसका जो दूसरा प्रकार है वह है संपीडन प्रतिबल। संपीडन प्रतिबल। इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने कहा कि प्रतिबल के प्रकार में प्रतिबल जो है दो प्रकार का मुख्यतः होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक अभिलंब प्रतिबल, दूसरा स्पर्शरेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल जो है यह भी दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा इसका जो प्रकार है वो आयतन प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है यह दो प्रकार का होता है, तनन प्रतिबल और दूसरा इसका जो प्रकार है वो संपीडन प्रतिबल। तो एक एक की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रतिबल की परिभाषा को बताया कि साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। इसका दो प्रकार होता है, एक अभिलंब प्रतिबल और दूसरा स्पर्शरेखी प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल क्या है कि जब
किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है, तब वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषाएं लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा से शब्दों का ही हेर फेर करना है। हमने कहा कि अभिलंब प्रतिबल की परिभाषा कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है, तब वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार का होता है, या पहले चाहे इसको आप जान लीजिए। इसका प्रतिबल का जो दूसरा प्रकार है स्पर्श रेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के स्पर्श रेखी दिशा में विरूपक बल लगाने पर वस्तु की आकृति में तो परिवर्तन होता है, परंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आयतन जो है अपरिवर्तित रहता है। तब वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही स्पर्श रेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। फिर से इसके बारे में बता रहे हैं। हमने कहा कि जब किसी वस्तु की स्पर्श रेखीय दिशा में विरूपक बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आयतन जो है अपरिवर्तित रहता है। तब वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही स्पर्श रेखीय अथवा अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अब फिर आते हैं यहाँ पर, मैंने बताया आपको कि अभिलंब प्रतिबल जो है दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा जो है आयतन प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जब किसी वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल के कारण वस्तु के केवल लंबाई में ही परिवर्तन होता है, तब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। फिर से आप देखिए, जानिए इसको। मैंने बताया कि शब्दों का ही थोड़ा सा हेर फेर है इन सब की परिभाषाओं में। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, तब वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार है वह है आयतन प्रतिबल। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हो कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात आयतन विकृति के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही आयतन प्रतिबल अथवा जलीय प्रतिबल कहते हैं। कहने मतलब जब विरूपक बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस प्रतिबल को ही हम आयतन प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है यह भी दो प्रकार का होता है, एक तनन प्रतिबल और दूसरा जो है संपीडन प्रतिबल। तनन प्रतिबल क्या है? ठीक इसी तरह से जैसे अभी यहाँ पर मैंने कहा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल में कि जब विरूपक बल लगाने पर केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है, तो वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जो इसके दोनों प्रकार हैं, इन दोनों प्रकार में जो पहला है तनन प्रतिबल, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर केवल उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अभी जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल की परिभाषा में मैंने कहा कि जब लंबाई में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब है या तो लंबाई में वृद्धि होगी या तो लंबाई में कमी होगी, या तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी और या तो वस्तु
जो है वह संकुचित होगी, संपीड़ित होगी। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, तब वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही तनन प्रतिबल कहते हैं। और दूसरा प्रकार जो है इसी से बिल्कुल लगा हुआ, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी होती है, अर्थात वस्तु जो है संपीड़ित हो जाती है, तब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। तो यही है प्रतिबल के प्रकार। हमने जैसे कि आपको दिखाया है कि प्रतिबल सबसे पहले दो प्रकार का होता है, एक अभिलंब प्रतिबल, दूसरा स्पर्शरेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल जो है यह भी दो प्रकार का होता है, नंबर एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है यह भी दो प्रकार का होता है, नंबर एक तनन प्रतिबल और दूसरा संपीड़न प्रतिबल। तो ये है प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में जिन टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बताया है, जैसे बताया है, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयास करें। इस चैप्टर के जो भी और टॉपिक्स हैं उन्हें हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।